दोस्तों नमस्कार। मैं डॉक्टर श्याम गोलो फिर से एक बार आप सभी का इस ट्रेनिंग सेशन में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ हैं और आप अपने साथ अपने परिवार का यानी घर का परिवार और एमसीएल परिवार दोनों का ख्याल रख रहे हैं। मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग 1 घंटा बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन के साथ। दोस्तों फिर से बारिश हो रही है। अभी 10 ही दिन पहले हमने होली का त्योहार मनाया। होली का त्योहार यह दर्शाता है कि अभी सर्दी का मौसम खत्म हो गया है और अभी गर्मी का मौसम शुरू हो रहा है। लेकिन हमने देखा कि जब होली थी उस दिन भी बारिश चालू थी। 1-2 दिन बारिश ऐसी गिरी कि महाराष्ट्र में बहुत सारे हजारों हेक्टर खेती का नुकसान हो गया, जिसके पंचनामे जिसकी प्रोसेस प्रक्रिया अभी भी चालू है कंपेंसेशन की। अभी 10 दिन ही हो गए लेकिन फिर से बारिश शुरू हुई है। कल से फिर से महाराष्ट्र में और बाकी के कई सारे इलाके में बारिश शुरू हो गई है। हमारे भारतीय हवामान विभाग ने यह कहा है कि भारत के उत्तर और पश्चिम जो राज्य है यानी जिसमें यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र ये सब जो इलाके हैं, यहां आने वाले 10 दिनों में बहुत सारी बारिश या वर्षा होने वाली है। और ये तब होने वाली है जब किसानों ने बहुत मेहनत करके अपनी फसल उगाई है। सितंबर अक्टूबर में जो फसल का काम उन्होंने शुरू किया, अब वक्त आया है कि उस फसल को निकालें, हार्वेस्टिंग करें, उससे 2 पैसे कमाएं और उसी वक्त ये बारिश होने वाली है और इतना सारा नुकसान हमारे किसानों का भी होने वाला है दोस्तों। और ये बारिश जब आती है इन दिनों, तो ये बारिश वैसे नहीं आती जैसे हम हमारे मानसून के सीजन में देखते हैं, बारिश के सीजन में देखते हैं। ये बारिश जब आती है तो ये बारिश आती है तूफान के साथ, ये बारिश आती है बिजली के साथ, ये बारिश आती है और उस अपने साथ बहुत सारा नुकसान कराती है। ये बारिश आती है बड़े बड़े बर्फ के गोलों के साथ और बहुत ही कम समय में जब ये बारिश आती है बहुत सारी तबाही या बहुत सारा नुकसान हमारे फसलों का इसमें होता है। दोस्तों ये बारिश का जो सीजन है, कैसे बारिश होती है, तो इस प्रकृति ने करोड़ों सालों के बाद एक व्यवस्था कायम की है। इस व्यवस्था के अनुसार हमें पता होता है, इनफैक्ट हमें क्या, स्कूल के बच्चों से सभी को पता होता है कि बारिश इन दिनों से आएगी। मई के एंड से बारिश शुरू हो जाएगी। अब केरल को पहली बारिश आएगी और धीरे धीरे करके ऊपर गोवा, महाराष्ट्र करके पूरे भारत में वो बारिश आती है। अब ये व्यवस्था कई सालों से, हजारों सालों से चलती आ रही है और जिस व्यवस्था को लेके हमने भी अपने खेती का शेड्यूल बनाया है, टाइम टेबल बनाया है और उस टाइम टेबल के हिसाब से हम अपनी खेती एग्रीकल्चर करते हैं। इनफैक्ट हमारे देश में जितने भी फेस्टिवल्स हैं, मैक्सिमम फेस्टिवल्स ये जो पूरा शेड्यूल है, ये जो पूरा हवामान और हमारे एग्रीकल्चर का अलग अलग स्टेजेस है, उसको लेके अलग अलग त्योहार हम मनाते हैं। यानी पोंगल से लेके लाहौरी तक ये सब त्योहार हम ऐसे बनाते हैं। ये जो बारिश आती है ये उस हवा के कारण आती है जो उस रेगुलर टाइम में तैयार होती है और जो जिसे हम मौसमी हवा भी कहते हैं, जो अपने साथ बहुत सारी बारिश लेके उस समय पे उस टाइम पे आती है। लेकिन आज जो बारिश आ रही है, आज जो बारिश हमारे सामने हो रही है, ये बेवक्त की बारिश है। ये एक्सपेक्टेड नहीं है। इस इतने हजारों लाखों साल हमने देखे हैं, तो इस सालों में कभी भी इतनी बारिश, ऐसी बारिश नहीं हुई। हाँ बारिश कभी कभी हुई, बेवक्त बारिश, लेकिन कब हुई? जब ये गर्मी का मौसम बहुत ज्यादा बढ़ता है, यानी मार्च से शुरू होकर अप्रैल के एंड मई में जब गर्मी का सीजन अगर बहुत ज्यादा बढ़ा, एक जगह में गर्मी बहुत ज्यादा होती है, जब ये जमीन बहुत तपती है और उस जमीन को लेके जो हवा होती है वो भी ज्यादा गर्म होती है और जब हवा गर्म होती है तो वो ऊपर चली जाती है और वहां कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है। और जब भी कम दबाव का क्षेत्र तैयार होता है तो आजू बाजू की हवा जोर से, जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आती है, अपने साथ बादल लेके आती है और थोड़ी वर्षा भी लेके आती है। ऐसी बारिश हमने देखी। और कब देखी हमने बारिश? तो गर्मी के एंड में देखी। और कितने देर तक वो बारिश होती है? तो 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट इतनी होती है और उसके बाद सभी ठीक ठाक होता है, मौसम पहले जैसा होता है और इस बारिश से हम किसानों को बहुत ज्यादा नुकसान नहीं होता। लेकिन आज की तारीख में जो बारिश हो रही है, यानी सर्दी का मौसम शुरू भी नहीं हुआ तो बारिश हो रही है और ये बारिश इतनी ज्यादा देर तक रुक रही है कि जब तक
तब तक ये पूरी हमारे फसल, हमारी जो किसानों ने की हुई मेहनत है, उसका पूरी तरह से नुकसान करके जाती है। तो क्यों हो रही है ये बारिश? दोस्तों, ये बारिश इसलिए हो रही है कि ये सभी क्षेत्र, यानी भारत के उत्तर और पश्चिमी क्षेत्रों में जहां जहां ये बारिश होने की संभावना है, वहां बहुत कम दबाव के ये क्षेत्र तैयार हुआ है। और इसका कारण है कि इस क्षेत्र का, इस जगह का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। यानी पिछले साल इन्हीं दिनों में जो टेम्परेचर था, उसके मुकाबले आज का टेम्परेचर 7 डिग्री 8 डिग्री ज्यादा है। यानी पिछले जगह पे अगर 35 डिग्री सेल्सियस था, तो आज वो 42 डिग्री सेल्सियस है। पिछले जगह पे, पिछले साल में अगर 38 39 डिग्री सेल्सियस था, तो वो आज 45 46 डिग्री सेल्सियस है। तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस जब हो रहा है, और वो भी एक थोड़ी छोटे से क्षेत्र में या इलाके में नहीं है, तो बहुत बड़ी बड़ी क्षेत्र में हो रहा है। इतनी ज्यादा गर्मी बढ़ रही है, और इसी गर्मी की वजह से बाकी के सभी आजू बाजू का जो हाई प्रेशर का एरिया है, वो अपने साथ बहुत सारे हवा ला रहा है, बहुत सारा तूफान ला रहा है, और बहुत सारी वर्षा भी ला रहा है, कि जिसकी वजह से ये सब जो कहर है, ये सब नुकसान है, हमारे किसानों को भुगतना पड़ रहा है। और ऐसा अंदाजा है, यानी भारतीय हवामान विभाग, कृषि विभाग और कई सारे ऐसे लोग जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, बिजनेस जो कृषि क्षेत्र में काम करते हैं, उन्होंने ये बताया कि इस साल हमारी गेहूं की जो यील्ड है, या गेहूं का जो आउटपुट है, वो बहुत कम होने वाला है। जिसकी वजह से भारत की जो इन्वेंटरी है, भारत गोदामों में, हमारी भारत सरकार गोदामों में ये गेहूं चावल रखती है, तो गेहूं की ये इन्वेंटरी कम होने वाली है। गेहूं जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से हम लोगों को देते हैं, उसमें कम होने की संभावना इस साल है। लेकिन इसी के साथ चना, करडई और कई सारे ऐसे क्षेत्र है, कई सारे ऐसे हमारी फसलें हैं जो इसमें बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाली है। और उसका एक परिणाम ऐसे भी होने वाला है कि हमारा घरेलू एडिबल ऑयल, यानी खाने का जो तेल है, उसका भी उत्पादन इस साल कम होने वाला है। हम सभी जानते हैं कि ईंधन और ऊर्जा की जरूरत के लिए भारत एक ऐसा देश है कि जो 80% से भी ज्यादा क्रूड ऑयल या कच्चा तेल बाहर से मंगाता है। हम इस आयात किए हुए तेल के ऊपर हमारी ईंधन और ऊर्जा की जरूरत पूरी करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारा जो खाने का तेल है, जो हमारे रसोई का तेल है, वो भी आयात करने वाला दुनिया में सबसे बड़ा देश अगर कोई है तो वो है भारत। वो भारत जिसकी अर्थव्यवस्था डिपेंड है कृषि के ऊपर, जिसके अर्थव्यवस्था का बैकबोन है ये कृषि, ये एग्रीकल्चर, वो भारत की जिसमें इतनी सुजलाम, इतनी सुपीक ऐसी जमीन है, बेहद अच्छी ऐसी मिट्टी है, वो भारत की जिसमें इरिगेटेड लैंड दुनिया में सबसे ज्यादा है, अमेरिका से ज्यादा है, चाइना से ज्यादा, वो भारत की जिसमें इतने ज्यादा लोग कृषि क्षेत्र में काम करते हैं जो दुनिया में किसी देश में नहीं है, उस भारत में जो फसल से हम लोग तेल ले सकते हैं, उस तेल के लिए भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं। और वो भी किन किन दिनों से, जो वो उन देशों से हम लोग ये आयात करते हैं जो देश बहुत ही छोटे हैं, जिनके पास खेती और बाकी सब कुछ हमारे मुकाबले कई बहुत कम है। उन देशों से आज हम खाने का तेल, रसोई का तेल इंपोर्ट करते हैं। लेकिन दोस्तों, ये सिचुएशन ये अभी अभी पैदा हुई है, ये ऐसा हमेशा नहीं थी। यानी एक वक्त ऐसा था कि हम सिर्फ इसमें, इस एडिबल ऑयल में सिर्फ आत्मनिर्भर नहीं थे, तो हम नेट एक्सपोर्टर थे। यानी हम ये खाने का तेल तैयार करते थे, हमारी खुद की जो जरूरत है उसको पूरा करते थे और एक्सपोर्ट करते थे। हमारे आजादी के पहले हम नेट एक्सपोर्टर थे इस एडिबल ऑयल के। आजादी के पहले 300 350 साल तक अंग्रेजों ने यहां हमारे देश में राज किया। हम सभी कहते हैं कि अंग्रेज इसलिए अमीर हुए कि अंग्रेजों ने हमारा यहाँ का बहुत सारा सोना लूटा और चले गए। लेकिन दोस्तों, ये हकीकत नहीं है। उस लूटे हुए सोने की वजह से वो अंग्रेज इतने अमीर नहीं बने। वो अमीर बने इसलिए कि वो हर साल सोना लेते थे, सोना उगाते थे, और जिस सोने की वजह से इतनी बड़ी इकोनॉमी बनी। और वो सोना आता था एग्रीकल्चर से, हमारे खेतों से। अंग्रेजों ने सबसे ज्यादा संपत्ति का निर्माण जो किया वो अपने एग्रीकल्चर की वजह से। उन्होंने यहां जाके सिर्फ और सिर्फ फोकस किया हमारे एग्रीकल्चर के ऊपर। जो उनको जरूरत थी, जो चीज वो दुनिया में बेच सकते थे, वो यहां तैयार करते थे और दुनिया में बेचते थे।
और इसी के कारण वो अंग्रेज जो भिखारी बन के हमारे यहाँ आए थे और जो हमें छोड़ के गए, तो इतनी दुनिया की वन ऑफ द बिगेस्ट जो अर्थव्यवस्था बन के गए, उसका कारण था सिर्फ और सिर्फ भारत की ये एग्रीकल्चर, भारत की कृषि। ऐसा कहा जाता है कि दुनिया में अंग्रेजों का इतना राज था, इतनी जगह पे उनकी कॉलोनीज थी कि दुनिया में जितनी भी जमीन है 25% जमीन अंग्रेजों के कब्जे में थी, यानी अमेरिका से लेकर कई सारे देश थे। लेकिन इन अंग्रेजों को सबसे ज्यादा पैसा संपत्ति कहां से मिलती थी? तो वो भारत से। और दोस्तों, इस आजादी के बाद भी हम इस एडिबल ऑयल में हमेशा आत्मनिर्भर थे। हमेशा हमें जो जरूरत थी वो हम तैयार करते थे और हमारी जरूरतों को पूरा करते थे। इनफैक्ट हमारी तो एक ऐसी सिस्टम थी, बहुत ज्यादा रूट लेवल की सिस्टम थी। हर गांव में तेल के लिए फसल की जाती थी और उस फसल से फिर तेल बीज लेके उससे तेल निकाला जाता। तो तेल की घानी होती थी हर गांव में, जिससे तेल निकाल के हम लेते थे। और ये जो तेल है, ये तेल है बहुत ही हेल्दी ऐसा तेल था। हर क्षेत्र में, भारत के हर क्षेत्र में कौन सी जगह पे आपका कैसा हवामान है, आजू बाजू का कौन सा तेल आपने लेना चाहिए, साउथ में कौन सा होना चाहिए, उत्तर में कौन सा होना चाहिए, जो सेहत के लिए सबसे अच्छा है, उस तरीके से हम तेल का निर्माण करते थे और उसका उपयोग करते थे। और यह परिस्थिति सिर्फ गांव में नहीं थी, मुंबई जैसे शहर में भी अगर आप देखोगे तो वहां भी तेल की घानियों के द्वारा ही हमें तेल मिलता था। और यह सिस्टम बहुत ही स्ट्रक्चर, बहुत ही ऑर्गेनाइज था। लेकिन यह सिस्टम हुआ ये 90s तक था। उसके बाद जब इकोनॉमी ओपन हुई, तब और बहुत सारी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी या ईस्ट इंडिया कंपनी वर्जन 2 के नाम से कई सारी कंपनी आई, और जिन कंपनियों ने फिर अपना तेल, अपना गंदा तेल, अपना घटिया तेल भारत में बेचने की शुरुआत की। दोस्तों, आपको अंदाजा नहीं, लेकिन हम हमारे जो देसी तेल है उसके साथ ये बाहर के तेल आज जो हम लोग इंपोर्ट कर रहे हैं उसके साथ तुलना ही नहीं कर सकते। हमारे तेल इतने अच्छे हैं। और इन लोगों ने इस तरीके से इस बिजनेसेस का निर्माण किया। यानी हम सभी लोगों ने इस चीज को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट इतिहास है कि किस तरीके से बिजनेसेस किया जाता है, किस तरीके से सिस्टमेटिकली इन लोगों ने हमारे इस पूरे व्यवस्था को नष्ट किया। ये अगर आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। सबसे अच्छा जो तेल है उसको नष्ट करके आज ऐसी परिस्थिति है कि 55 से 60% जो तेल हमें लगता है ना, वो हम बाहर से मंगाते हैं। और आज की परिस्थिति यह है कि आज इस साल तो इस सभी प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है कि हम 70% तक एडिबल ऑयल हम बाहर से मंगाएं। तो दोस्तों, आज कुछ चीजें मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। उसमें से पहली चीज है कि किस तरीके से ये ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज हमारी पूरी दुनिया के ऊपर अभी, और सबसे इंपॉर्टेंट हमारी एग्रीकल्चर के ऊपर परिणाम कर रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि 2022 में आईपीसीसी यानी इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, यूनाइटेड नेशंस की जो एक संस्था जिन्होंने बनाई है सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए, यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी दुनिया के जितने भी राष्ट्र है, जितने भी देश है, वैसे 195 देशों का वो संगठन है। अभी इस क्लाइमेट चेंज के ऊपर दुनिया में हजारों संगठन काम करते हैं, हजारों लाखों लोग हैं जो इसमें शामिल है, जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं, साइंटिस्ट हैं, अलग अलग लेवल के स्पेशलिस्ट हैं जो इस पे काम करते हैं। लेकिन ऐसे समझे कि दुनिया के सबसे बेस्ट जो लोग हैं, सबसे बेस्ट साइंटिस्ट, सबसे बेस्ट लोग जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम कर सकते हैं, वो सभी आईपीसीसी में है, इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जो दुनिया की सर्वोच्च संस्था है जो क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करती है, जिसने 2022 में ऐसा रिपोर्ट दिया है जो 6वां रिपोर्ट है क्लाइमेट चेंज के ऊपर। उन्होंने कहा है कि हम इस क्लाइमेट चेंज को लेकर अभी इस स्थिति में जा गए हैं, ऐसी हमारी परिस्थिति हो गई है कि पूरे मानव जाति के लिए यह अभी आखिरी चेतावनी है, पूरे मानव जाति के लिए यह फाइनल कॉल है, ये रेड अलर्ट है कि अगर हमने अभी कुछ किया नहीं, अभी इसके ऊपर काम नहीं किया, तो धीरे धीरे ये सभी परिस्थिति हमारे हाथ के बाहर निकल जाएगी, इरिवर्सिबल मोड में ये तबाही निकल जाएगी। इस परिस्थिति ऐसा उन्होंने वार्निंग पूरी दुनिया को दी है। लेकिन उसी रिपोर्ट में उन्होंने कहा है कि इस क्लाइमेट चेंज की वजह से जितना परिणाम दुनिया में होने वाला है, अलग अलग देशों में होने वाला है, सबसे ज्यादा परिणाम भारत देश पे होने वाला है। उन्होंने इसी रिपोर्ट में कहा है कि साउथ एशिया में सबसे ज्यादा इसका प्रभाव होगा, वो साउथ एशिया, यानी हम लोग तो इस उधेड़ धुन में थे,
15-20 साल तक तो 15 साल पहले 20 साल तक पहले तक हमें तो ऐसा लगता था कि ये ग्लोबल वार्मिंग, ये क्लाइमेट चेंज ये अपने लिए है ही नहीं, ये ट्रॉपिकल जो देश है उनके लिए है ही नहीं, ये सब समशीतोष्ण या टेम्परेट देश है ना उनके लिए है, यूरोप अमेरिका उनके लिए। लेकिन आज परिस्थिति ऐसी है कि क्लाइमेट चेंज का सबसे ज्यादा नुकसान, सबसे ज्यादा परिणाम अगर किसी देश पे होने वाला है तो साउथ एशिया के इस एशियन देश में, और उसमें सबसे ज्यादा वो भारत के ऊपर। 195 देश की यादी में हमारा नंबर जो है 5वां है, सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला देश। और जो पहले 4 देश है वो ऐसे समझे कि बहुत छोटे छोटे देश है, बहुत छोटी छोटी उनकी इकोनॉमी से, और ये सभी जो परिणाम हो रहा है वो आज हमारे सामने दिख रहा है। 2023 में एक बहुत बड़ी, यानी इस साल में एक बहुत बड़ी गर्मी की लहर आने वाली है। ऑलरेडी जो अभी फरवरी गया वो 1901 से लेके अभी तक का सबसे ज्यादा गर्म ऐसा फरवरी था, और ये लहर ऐसी ऐसी अभी बढ़ने वाली है। और ऐसा उन्होंने बोला है कि कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तो हर जगह वो बढ़ेगा। इसको लेके ऑलरेडी नेशनल लेवल पे, राज्य स्तरीय लेवल पे हर जगह पे तैयारी चालू है। आप देख सकते हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस, ऐसे कई सारे कॉन्फ्रेंस वर्कशॉप हमारे देश में जनवरी से ये चालू है, और ये हमारे आंखों के सामने है। दोस्तों, 2 से 3 दिन पहले सिर्फ मुंबई ये शहर महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा गर्म ऐसा शहर था, या सबसे वो स्पॉट था। हम हमेशा सोचते हैं कि जो शहर जो समुद्र के किनारे होते हैं वो कभी भी उनमें इतना तीव्र गर्मी या ठंडी नहीं हो सकती, लेकिन वो देखिए हमने 3 दिन पहले मुंबई महाराष्ट्र का सबसे ज्यादा गर्म हॉटस्पॉट था, इलाका था। तो इस तरह से वो गर्म की लहर शुरू हो रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ रही है। और ये जो तापमान है, जो मुंबई का तापमान था वो पिछले साल के जो तापमान के मुकाबले 7 डिग्री ज्यादा था। अभी 7 डिग्री 8 डिग्री ऐसा वो बढ़ने वाला, ये सब आज हमारे आंखों के सामने ये हो रहा है। और इसकी सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसको होता है तो होता है हमारे फसल को। ये जो फसल है ना, ये भी जीव है ना, ये सजीव है। जैसे हमें अगर 7 डिग्री 8 डिग्री बढ़ते तो हमें तकलीफ होती है ना, वैसे सभी पशुओं को, सभी जीवों को होती है। ये अलग अलग जीव अलग अलग जगह रहते हैं, उनको तकलीफ होती है। हम बोलते हैं, हम बात करते हैं, लेकिन वो शायद बात नहीं करते, उनमें ऐसे परिणाम होते हैं। ये जो फसल होती है, हम देखते हैं ना कि हमारे देश में अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक लोकेशंस है। समुद्र को लेके खेती की जाती है, पहाड़ों के ऊपर अलग खेती की जाती है, जहां ठंड प्रदेश है वहां अलग खेती होती है, जहां गर्मी है वहां अलग खेती होती है। तो सोचिए, अलग अलग जगह पे उनकी एक अलग अलग व्यवस्था है, और ऐसी व्यवस्था में इतना ज्यादा बदलाव अगर आप आता है तो सबसे ज्यादा वो इतने सेंसिटिव जो चीज है, यानी माइक्रोबायल एक्टिविटी है, सॉइल की एक्टिविटीज है, वो अफेक्ट होती है। हमारी जो फसल की ईल्ड है वो अफेक्ट होती है। और सबसे ज्यादा परिणाम इस गर्मी की वजह से आज हमें देखने को मिल रहा है हमारे कृषि क्षेत्र के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर। और इकोनॉमी की भी बात करें, बिजनेस की भी बात करें, तो बिजनेस क्षेत्र में सबसे ज्यादा परिणाम होने वाला क्षेत्र ग्लोबल वार्मिंग की वजह से अगर कुछ है तो वो है एग्रीकल्चर, जिसका आउटपुट, इनपुट सब कुछ अफेक्ट होता है वंस दिस क्लाइमेट में चेंज होता है। और ये हमारे आंखों के सामने हो रहा है। जिस तरह से बरसात हो रही है, जिस तरह से बर्फ के गोले पड़ रहे हैं, और जिस तरह से ये तबाही हमारे आंखों के सामने फसलों की हो रही है, और इसका लॉस, जो अनुमानित लॉस है उसका अगर आप देखोगे तो लाखों हेक्टेयर इस साल सिर्फ इसकी वजह से तबाही हो सकती है। इनफैक्ट जिस इजराइल को हम फॉलो करते हैं कि इजराइल कृषि में उसने बहुत ज्यादा टेक्निकल एडवांसेस किए हैं, बहुत इनोवेशंस किए हैं, उस पूरे इजराइल देश की जो खेती है वो 4,33,000 हेक्टेयर है। और यहां आप देख सकते हैं कि हमारे सिर्फ बारिश की वजह से, ये ऐसी बेवक्त की बारिश की वजह से ऑलमोस्ट 50 लाख हेक्टेयर भारत के नुकसान हो रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कितने बड़े लेवल पे ये लॉसेस है। इनफैक्ट 4 महीने पहले ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, एक प्रेस रिलीज हुआ, जिसमें भारत सरकार ने अपने सूचना कार्यालय से पूरे दुनिया को बताया, सबको बताया कि आज भी 2/3 जो जनता है भारत की, वो सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। 2/3 यानी 60% से भी ज्यादा जो डायरेक्टली प्योरली डिपेंडेंट है इस एग्रीकल्चर के ऊपर। और 19% जो जीडीपी संपत्ति का निर्माण हो रहा है वो एग्रीकल्चर से हो रहा है। लेकिन दोस्तों, ये एग्रीकल्चर भारत की वैसे भी आर्थिक बैकबोन है,
बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि कोरोना में जब बाकी के कोई भी क्षेत्र काम नहीं कर रहा था, तब ये हमारा कृषि था, कृषि क्षेत्र था, ये हमारी खेती थी कि जिसने हमारे भारत की इकोनॉमी को ऊपर रखा। ये दो साल में हमने देखा कि कोई भी क्षेत्र ने इतना कंट्रीब्यूट नहीं किया, इनफैक्ट निगेटिव में सब क्षेत्र थे। लेकिन ये भारत अर्थव्यवस्था की एग्रीकल्चर, ये कृषि है कि जो भारत को हमेशा हर चीज में मजबूत रखती है। और सोचिए अगर इसी कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर अगर इतना बड़ा संकट है, अगर इतना बड़ा नुकसान इसका हो रहा है इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो उसके ऊपर डिपेंडेंट ये 2/3 लोग हैं, उनके ऊपर ये परिणाम हो रहा है। दोस्तों ये सिर्फ आर्थिक चीज नहीं है, आर्थिक जो तो नुकसान हो रहा है तो वही हो रहा है, लेकिन सामाजिक नुकसान भी देखिए। ये सभी लोग, ये 2/3 लोग जिनकी पूरे रहन सहन का, उनकी जीवन शैली, कई सारी चीजें आज उस कृषि से, खेती से जो इनकम मिलता है आज उसके ऊपर डिपेंडेंट है। और वो जब अफेक्ट होती है तभी वो परिणाम वो पूरी आर्थिक और सामाजिक सभी चीजों के ऊपर हमारे लोगों पे होता है। और इसीलिए यही कारण है कि जब आईपीसीसी ने कहा कि भारत में सबसे ज्यादा प्रभाव और सबसे ज्यादा परिणाम इस ग्लोबल वार्मिंग का होगा, तो उसका यही कारण है कि भारत का सिर्फ आर्थिक ही नहीं, तो आर्थिक, सामाजिक, हर तरीके से भारत डिपेंडेंट है हमारी इस खेती के ऊपर। एक दूसरी चीज मैं आज आपके सामने रखना चाहता हूं कि आज जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में एक ऐसी परिस्थिति का निर्माण हुआ है कि लोग, ये समाज ये नहीं देखता कि क्या सही है क्या गलत है, ये नहीं देखता कि क्या अच्छा है क्या बुरा है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। समाज सिर्फ यही समझता है कि कौन सी वो चीज है जिससे पैसा बनता है, कौन सी वो चीज है कि जिससे मैं कुछ पैसा डाल तो मुझे पैसा मिलेगा, बस वो चीज सही है। और वही सबसे इंपॉर्टेंट बन चुकी है। और इसीलिए ये एग्जांपल आज मैंने आपके सामने दिया है। ये जो देसी तेल अभी तक हम हजारों सालों से उसका उपयोग करते आ रहे हैं, दोस्तों ये दवाई है। आयुर्वेदा में अगर आप इस हर तेल के बारे में पढ़ोगे तो ये एक्चुअली बहुत ही ज्यादा हेल्दी ऐसे तेल है। उसके आगे जो तेल हम लोग अभी बाहर से मंगा रहे हैं, इसको कंपैरिजन ही नहीं कर सकते। बहुत सारी जगह पे तो इन तेलों को घटिया कहा जाता है, बैड ऑयल्स ऐसे कहा जाता है, इतने खराब ये तेल होते, फिर भी आज उसको लेके हमें व्यापार कर रहे हैं। अगर आपने राइस के छिलकों का तेल अगर आप देखोगे तो राइस के छिलकों का तेल तो हमें एलर्जी, कैंसर जैसे जिसका कोई उपाय नहीं उससे बचाता है। राइस का तेल हमें हमारी पूरी इम्यूनिटी हो, हमारे न्यूट्रिशन और बाकी कार्डियोवास्कुलर सिस्टम उसको अच्छा करता है। जो सरसों का तेल है उसको अगर आप देखोगे तो सरसों का तेल हमारे बाल, हमारी स्किन के कई सारे इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन से हमें बचाता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अच्छा करता है, टोनर है। जो हमारा तिल का तेल है वो अगर देखोगे तो हमारे दांत से लेके हमारे हड्डी से हर चीज को मजबूत करता है, हमारे बालों को अच्छा रखता है। कई सारे सिर्फ शारीरिक नहीं लेकिन मानसिक भी जो बीमारी है उसको ठीक करता है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को ठीक करता है, अपने हार्ट को मजबूत करता है। और रेपसीड, राई का तेल जो है, इनफैक्ट आपने देखा होगा कि कई सारे बड़े बड़े मॉल में वो ऑलिव तेल करके बहुत हाईफाई तेल, इंपोर्टेड तेल, उसमें इतना विटामिन ई है, उसमें इतना ओमेगा 3 है, आप लोग कितना महंगा वो बेचते हैं। लेकिन शायद आपको अंदाजा नहीं है हमारे ये राई का तेल भी है ना, वो इस बहुत खेती खराब हुई, ऑलिव तेल से कई गुना अच्छा है। होने वाला है। और जिस ओमेगा 3 की बात करते हैं ना उससे कई गुना ज्यादा ओमेगा 3 हमारे इस राई के तेल में। विटामिन ई तो उनसे ज्यादा बहुत ज्यादा है ही, एंटीऑक्सीडेंट भी है। यानी कंपैरिजन ही नहीं हो सकता हमारे इन तेलों का और जो बाहर से हम लोग मंगाते हैं उन तेलों का। कोकोनट ऑयल, ठंड चल रही है, ठंड में कोकोनट ऑयल आप देखिए कोलेस्ट्रॉल कम करता है, डेंटल हेल्थ इंप्रूव करता है, हमारी हार्ट इसमें क्या को हमेशा अच्छा रखता है, वेट लूज करता है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है, बोन सिस्टम हो, डायबिटीज हो, हर चीज को वो अच्छा रखता है। ये सभी तेल बहुत अच्छे हैं। और ये तेल हमारी क्या परंपरा है, कैसे हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये हमेशा हम उसको तेल के घानी से इस्तेमाल करते हैं। जब भी ये तेल की फसलें हम उगाते हैं, उनकी बीज लेके उनको प्रेस करके वो तेल हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं, वही सबसे अच्छा तरीका है, वही सबसे सेहतमंद ऐसा तरीका है। ये जो रिफाइंड तेल, ये जो हम लोग आज बाहर से मंगा रहे हैं और खा रहे हैं और जो फैक्ट्री में बन रहा है, ये तेल को बहुत सारे केमिकल प्रोसेस से हो जाता है, बहुत सारे केमिकल्स उसमें ऐड हो सकते हैं। इनफैक्ट बहुत बार तो इस तेल को गर्म किया जाता है
कम किया जाता है, और इस गर्मी कमी में उसमें जो बैड कोलेस्टेरॉल है, जो खराब फैट है, उसकी मात्रा बढ़ती है और बिल्कुल सेहत के लिए वो तेल अच्छा नहीं है। लेकिन फिर भी आप देखोगे तो बिजनेस इसका हो रहा है, तो इसमें इतनी अंडा सारी डालते ना, वो चीजें। पेड़ पूरा यानी मैं अगर इस पे सेशन लूं तो मुझे एक सेशन कम गिरेगा, इतनी ज्यादा वो चीजें झुका हमारे है, थोड़ा अच्छे सा तेलों ये में, हटा के ना उधर फिर भी साइड में बिजनेस थोड़ा कौन रख, कर रहा है? जिस तरीके से मार्केटिंग हो रही है, उधर जिस से ना तरीके से प्रमोशन करते हैं, इनफैक्ट जिस तरीके से जैसे 90s में उन्होंने कदम रखा, उसके बाद हमारे तेलों को बदनाम करने के लिए कई सारी चीजें हुई, कई सारे हादसे हुए। आप जब पढ़ाई करोगे, इसको अच्छी तरह से समझोगे, तो आपको पता चलेगा किस तरह से लोग बिजनेस करते हैं, 15 किस तरह से सबसे अच्छी चीज, हेल्दी चीज, दवाई की चीज उसको बर्बाद करके उसमें जहर के साथ लोगों को खिलाते हो। ये सब दिख रहा है, ये सब बहुत अच्छा एग्जांपल इस चीज, इस वजह से है। और मैं आज आपको इसलिए ये सब बता रहा हूं कि ये सेम पॉसिबल है हमारे बायोफ्यूल इंडस्ट्री के साथ। ये बायोफ्यूल इंडस्ट्री यानी आज की संकट में, आज के दौरान, ये पूरी दुनिया में जो इतना बड़ा संकट छाया हुआ है, इसका सोल्यूशन आज हम दुनिया को दे रहे हैं। और सिर्फ उसका सोल्यूशन नहीं है, कई सारी चीजें हैं जिसका सोल्यूशन हम अपने बायोफ्यूल इंडस्ट्री के साथ पूरी दुनिया को, लोगों को, समाज को देने वाले हैं। लेकिन ये जो चीज है वो किसके अगेंस्ट देने वाले हैं? तो उसके अगेंस्ट, उस कंपनी को, उस इंडस्ट्री को हम रिप्लेस करना चाहते हैं जो आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री, ये वो इंडस्ट्री है कि जिसमें सबसे ज्यादा पैसा आज जिसमें लगता है। 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा पैसे हर साल लगते हैं। इनफैक्ट 2 ट्रिलियन उससे भी बहुत ज्यादा, 200 लाख करोड़ से ज्यादा पिछले साल इस पे खर्च हुए, इन्वेस्ट हुए। पिछले साल जितना इसमें निवेश हुआ था उसके ऊपर 8% ज्यादा निवेश हुआ है इस साल। यानी हम पूरी दुनिया को पता है, बच्चों को पता है कि इस जीवाश्म ईंधन की वजह से दुनिया तबाही हो रही है। ये सब तबाही जो चल रही है इसकी वजह से हो रही है। लेकिन फिर भी आप देखते हैं कि सबसे ज्यादा पैसा इसमें आ रहा है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू इसका है, सबसे ज्यादा माल जो बेचा जाता है वो ये है। तो अगर हमें, और ये इतना इन्फ्लुएंशियल है, इतना पावरफुल है, तो अगर हमें इस पूरे जो सेक्टर है अगर इसको रिप्लेस करना है तो हमें एक चीज के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, और वो फोकस है बिजनेस। हम जो बायोफ्यूल के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, उस बायोफ्यूल प्रोजेक्ट को इस तरीके से करना होगा कि बहुत अच्छा रिटर्न, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें सबको देना पड़ेगा, कमा के देना पड़ेगा, हमारे सभी स्टेक होल्डर्स को देना पड़ेगा। जो हमारे इस बिजनेस में काम करते हैं उनको सबसे अच्छी आमदनी इस प्रोजेक्ट की वजह से होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट, इन्वेस्टर्स, जो लोग इस पे पैसा डालते हैं उनको एक बहुत अच्छा रिटर्न अगर हम लोग दें तो वो इस पे पैसा डालें। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। इसके अलावा और एक संकट आज हमारे सामने है, और वो है इकोनॉमिक रिसेशन का, जागतिक मंदी का। और इस जागतिक मंदी के साथ आ रही है और एक मंदी, वो है रोजगार की मंदी। दोस्तों, आज दुनिया में कई सारी ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अपने रोजगार कम कर रही है, लोगों को हटा रही है, कम कर रही है अपने कंपनियों से। मेटा करके एक कंपनी है जो पेरेंट कंपनी है, ये व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, इन सबकी, उन्होंने 11,000 लोगों को काम से निकाल दिया है। और कुछ दिन पहले ही उन्होंने फिर से कंफर्म किया कि हम और 10,000 लोगों को यहां से निकालेंगे, हमारी जॉब से निकालेंगे। उसके अलावा गूगल ने ऑलरेडी 12,000 लोगों को अपनी जॉब से निकाल दिया है, और उन्होंने ये भी संकेत दिया है कि और लोगों को वो इसमें कम करेगा। इसके अलावा टेस्ला और कई सारी दुनिया की ऐसी कंपनियां हैं जो बहुत सारे लोगों को अभी कम करने के पीछे है, बहुत सारे लोगों को निकालने वाली है। अभी मैं इन कंपनियों का एग्जांपल आपको क्यों दे रहा हूं? क्योंकि ये वो कंपनियां हैं जो मैंने आपके सामने रखी है, जो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल कंपनी है, जो सबसे ज्यादा इनकम लेती है, सबसे ज्यादा रेवेन्यू निर्माण करती है। वो कंपनियां अगर अपने कंपनियों से लोगों को निकाल रही है तो आप सोच सकते हैं क्या सिचुएशन है। तो इसका मतलब यह है कि कई सारी कंपनियां हैं जो हमारे देश में बाहर अभी ये इसको फॉलो कर सकती है। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश में ऑलरेडी अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर एक बहुत बड़ा इशू है, बेरोजगारी का एक बहुत सेंसिटिव, संवेदनशील ऐसा इशू है। और उस टाइम जब ऐसी मार, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो खेती के ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं उसके ऊपर से, तो ये जो प्रॉब्लम है, ये इशू बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। और ऐसे सभी सिचुएशन में
जब हम सभी प्रॉब्लम को लेके कोई सोल्यूशन लेके आ रहे हैं, तो दोस्तों सबसे पहले तो हम जो काम कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण काम है, इसको आप समझिए। ये जो भी काम आप गांव गांव में कर रहे हैं, तहसील लेवल पे कर रहे हैं, दिन रात कर रहे हैं, और मैं देखता हूँ मैं बहुत ही ज्यादा खुशनसीब हूँ कि मेरे हमारे फैमिली में आप जैसे लोग हैं। लेकिन इस कंपनी को, इस हर काम को लेके मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये काम सबसे महत्वपूर्ण काम आज हम कर रहे हैं। ये सोल्यूशन जब हम दुनिया को दे रही है, सबसे महत्वपूर्ण ऐसा सोल्यूशन, क्योंकि ये जो एमसीएल का प्रोजेक्ट है, अलग अलग प्रोजेक्ट जो हम लोग कर रहे हैं, ये कई सारे प्रॉब्लम के सोल्यूशन है। ये सिर्फ ग्लोबल वार्मिंग को नहीं कम करने वाले, ये सिर्फ हमारे देश की इकोनॉमी को नहीं, तो कई सारे सामाजिक, आर्थिक, कई सारे सवालों का यह हल है। और जैसी परिस्थिति आज बनी हुई है ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, कर्तव्य आज अगर मेरा कुछ है, आपका कुछ है और हम सबका कुछ है, तो वो है हमारे प्रोजेक्ट्स, उसको अच्छी तरह से चलाना, हमारे प्रोजेक्ट्स के ऊपर बहुत 100% ध्यान देना और उसको बहुत बेस्ट ऐसे प्रोजेक्ट्स, ऐसे बिजनेस उसमें निर्माण करना। हमारे सबके तहसीलों में जिस प्रोजेक्ट के साथ हमारे बिजनेस की शुरुआत हो रही है वो है एमकोल के प्रोजेक्ट्स। ये इनिशियली ये प्रोजेक्ट तो सबसे महत्वपूर्ण है ही, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कोई है तो ये पहला प्रोजेक्ट, ये पहला एमकोल का प्रोजेक्ट जो हमारे हर तहसील में लग रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है हमारे सबकी आगे आने वाली हमारे रोड मैप के लिए, पूरी जिंदगी के लिए। क्योंकि आप सबको एक अच्छा बिजनेसमैन बनना है, आपको अपने तहसीलों में बहुत बड़े बिजनेस का निर्माण करना है, कई सारे प्रोजेक्ट्स लगाने हैं। अभी मैं एक एमकोल के प्रोजेक्ट की बात कर रही हूँ, लेकिन हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल और एक एमसीएनजी का प्रोजेक्ट लगाना है। कई सारे ऑर्गेनिक प्रोसेस से भी ऑर्गेनिक प्रोसेसिंग के यूनिट्स लगाने, इको फ्रेंडली प्रोजेक्ट के यूनिट लगाने। लेकिन सबको अगर अच्छा करना है तो आपको जो डिग्री चाहिए ना, जिसमें सबसे अच्छी पढ़ाई आपकी होगी, सबसे अच्छा ट्रेन होके आप निकलोगे, तो ये पहला प्रोजेक्ट है। ये जो एग्जांपल मैंने आपके बाजू में रखे हैं, ये धीरूभाई अंबानी साहब, ये दमानी साहब, इन्होंने वैसे ही काम किया। अपने आप को सबसे बेहतर बिजनेसमैन बनाने के लिए सबसे पहले उन्होंने वो काम पहले प्रोजेक्ट के ऊपर किया, दिल लगाकर। हम सबको पता है कि दमानी साहब ने 8,000 करोड़ उनके जेब में होते हुए भी 1.5 साल उन्होंने उस अपना बाजार में मैनेजर के जैसे काम किया, रेंट पे लेके काम किया। ये पहला प्रोजेक्ट समझना, जानना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो उन्होंने किया, उसकी वजह से तो डीमार्ट समझा ना कि कहाँ पैसे कमाए जा सकते हैं, कहाँ उसका सेविंग की जाती है, और कैसे उन्होंने बड़े बड़े दिग्गजों के आगे वो निकल गए। और वैसा ही आपको करना है। आज आपके सामने जो व्यवस्था हम तैयार कर रहे हैं, जो एमकोल का प्रोजेक्ट आपके सामने है, 100 टन पर डे रॉ मटेरियल का इनपुट है, और हर दिन उस फैक्ट्री से 30 टन का अनटोरिफाइड एमकोल, बायोकोल निकलने वाला है, जिसको हमें बेचना है। कम से कम अगर आप रेट में भी उसको बेचेंगे तो 10 करोड़ प्लस का उसका एनुअल टर्नओवर है, या मालूम हम लोग बेचेंगे 10 करोड़। जिस रेट पे आप सभी ने बेचना चाहिए, उसका अगर उस रेट पे अगर आपने बेचा तो 15 करोड़ का टर्नओवर आप बनाएंगे। लेकिन जिस रेट से देखिए, ये जो एमकोल हम लोग बना रहे हैं, ये अभी किसको रिप्लेस करेंगे हम? तो हम रिप्लेस करेंगे एलपीजी को, जो 110 रुपए किलो चल रहा है, घरेलू एलपीजी जो 75 रुपए चल रहा है, जो डीजल जो 80 रुपए हो रहा है, एफओ जो 40-45 रुपीज है। अभी इन सभी चीजों का जब आप रिप्लेस कर रहे हो हमारे एमकोल के साथ, तो बहुत एक अच्छे रेट से आप उसको रिप्लेस कर सकते हो, और एक अच्छा रेवेन्यू का निर्माण आप अपने इस कंपनी में कर सकते हो। और मुझे तो आज आपको यह कहना कि करिए, पूरा फोकस इसमें डालिए कि मैं करूंगा तो बस मुझे 15 करोड़ का ही रेवेन्यू तैयार करना है। क्योंकि इस एक प्रोजेक्ट की बात नहीं है, इसके ऊपर सीखिए, आप समझिए कैसे किए जाते हैं, क्या चीजें होती है, कैसे खर्चा कम किया जाता है, कैसे प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, और अपने लिए अच्छा प्रॉफिट कीजिए। आप जैसे एक प्रोजेक्ट के ऊपर अगर अच्छा प्रॉफिट करोगे तो यही चीज आप सीख के बाकी की जगह पे आप इंप्लीमेंट करोगे। और दोस्तों, इस एक प्रोजेक्ट की वजह से कितने एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे हम? तो कम से कम 100 किसानों के परिवार को हमेशा के लिए एक अच्छा इनकम चालू हो जाएगा। 39 to 45 इतने सारे लोग तो हमारे फैक्ट्री में डायरेक्ट उनको जॉब मिलने वाली है, जिनको हम देने वाले हैं। 10 से 15 लोग हैं जो लगेंगे वो कटिंग, ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक ऑफ रॉ मटेरियल, उसके लिए
8 से 10 लोग हमें लगेंगे मार्केटिंग के लिए, जो अपने प्रोडक्ट्स की मार्केटिंग करेंगे। तो टोटल अगर आप देखोगे तो एक एमकोल की प्रोजेक्ट की वजह से 157 से लेके 170 इतने परिवार को आप हमेशा के लिए एक अच्छा रोजगार दो, एक एमकोल प्रोजेक्ट की वजह से। और सोचिए हर ग्राम पंचायत में एक एमकोल प्रोजेक्ट लगने वाला है। सोचिए कि हर यानी ग्राम पंचायत में एक एमसीएनजी जो प्रोजेक्ट है उसमें भी सेम एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, जो इसमें 160 से 170 इधर है, तो 160 से 170 हमारे एमसीएनजी प्रोजेक्ट में भी वो क्षमता है। तो हर ग्राम पंचायत में अगर हमें ये सभी प्रोजेक्ट लगाएंगे तो देखिए आप एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कितनी ज्यादा करेंगे हम लोग, स्पेशली उस वक्त जब बाकी की सभी कंपनियां रोबोट के ऊपर काम कर रही है, कंप्यूटर्स के ऊपर काम कर रही है, कम से कम लोगों को रख रही है। ऐसी जगह पे हम लोग ऐसे प्रोजेक्ट का निर्माण कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करे। और उससे भी जरूरी ये है कि हम सीएसआर, एक बहुत अच्छा सीएसआर फंड तैयार करेंगे। दोस्तों, किसानों का जो इनकम है वो जा रहा है, हमारे सभी जो एमवीपी है, चैनल पार्टनर, उनको उनका इनकम मिल रहा है, फैक्ट्री को जो ओनर है उनको इनकम मिल रहा है। जो एमसीएल के पास बचेगा, एमसीएल जो इन्वेस्टर का जो इन्वेस्ट है वो उनको देगी, और बाकी का मैक्सिमम जो पैसे हैं वो हम अपने तहसील को देने वाले। और ये करके हम अपने तहसील के लिए 30 से 35 लाख रुपए साल के तैयार करेंगे एक प्रोजेक्ट के साथ। और आपको अंदाजा नहीं कि एक तहसील में 30 से 35 लाख को में कितने प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले हैं, कितने सारे उनके चैलेंजेस सॉल्व हो सकते हैं जब इतना पैसा हम लोग उनको कमा के देंगे। और जब एक ही नहीं, जब आपके यहाँ 60-70 ग्राम पंचायत है और 60-70 प्रोजेक्ट ऐसे लगेंगे और इतना पैसा जब जनरेट होगा, तो मैं जो कहता हूं कि हमें हर तहसील को सुजलाम सुफलाम राज्य बनाना है, वो बहुत जल्दी हम लोग बनाएंगे। और परिस्थिति तो आज ऐसी है, जो संकट आज हमारे सामने है, हर दिन हम लोग देख रहे हैं दोस्तों, ये सिचुएशन बहुत ही गंभीर है, बहुत ही सीरियस है। इनफैक्ट ऐसा समझे कि हमारा पूरा घर आज जल रहा है, और हमें पूरा करके ये एक युद्ध जैसी सिचुएशन है। पूरे दुनिया मानव जाति के खिलाफ युद्ध है, हमारे किसानों के खिलाफ युद्ध है, और हमें अभी उनकी रक्षा करनी है और उसके जैसे काम करना है। और इसमें कई सारे चैलेंजेस आने वाले हैं। देखो, ये जो काम हम लोग कर रहे हैं, जो प्रोजेक्ट इस तरीके के हम लोग जो कर रहे हैं, वेट बायोमास के ऊपर प्रोजेक्ट, इतने बड़े स्केल के ऊपर प्रोजेक्ट, ये कभी किसी ने किया नहीं, ना भारत में कहीं किसी ने किया है, ना प्रदेश में कहीं है। तो जो भी हम लोग काम करेंगे, हो सकता है कि कई सारे चैलेंजेस, इशू आपको आए, लेकिन ये सभी चैलेंजेस यानी अपॉर्चुनिटी से सीखने के लिए कई सारे बहुत अलग अलग चैलेंजेस आपके सामने आ सकती है, लेकिन उसमें सोल्यूशन वही मिलेगी आपको सिर्फ फोकस होकर उसका काम करना है। सबसे पहले तो आपका फोकस ये है कि जिस दिन फैक्ट्री शुरू होगी उसी दिन से रेवेन्यू कंपलसरी शुरुआत होनी चाहिए। यानी अभी बहुत सारी लोकेशन ऐसे है कि जहां अभी फैक्ट्री एग्जीक्यूशन का काम चालू है, उसको थोड़ा सा अभी 2-3 महीने लगने वाले हैं वो पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट होने के लिए। तो भी पूरे 1-2 महीने में आप पूरा डिटेल ऐसा एक्शन प्लान बनाएंगे कि जब फैक्ट्री शुरू होगी ना, पहले दिन से इस फैक्ट्री के साथ मेरा उत्पन्न या मेरा रेवेन्यू, मेरा प्रॉफिट स्टार्ट होना चाहिए। भले ही पहले दिन आप सिर्फ 5% कैपेसिटी पे काम करो, 100 टन पर डे इनपुट है ना, आप 5 टन पर डे इनपुट के ऊपर काम करो। मैं 5 टन इनपुट डालूंगा और मैं 1.5 टन 1500 किलो उसको निकालूंगा और 1500 किलो यहाँ बेचूंगा। काम ऐसा कीजिए ना कि 30 टन का आउटपुट है ना, 30 टन के ऑलरेडी ऑर्डर्स आपके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि जो हम तैयार कर रहे हैं उसकी जरूरत आज पूरे मार्केट में। और दोस्तों, हमेशा आउट ऑफ द बॉक्स थिंक कीजिए। कई सारी चीजें जो आप इसको करने के लिए आपके सामने आएंगी, चैलेंजेस, इशू, इसके लिए कोई किताब नहीं मिलेंगे जिसमें उसके सोल्यूशन लिखा है। कोई आदमी नहीं है अभी आजू बाजू में जो आपको गाइड करेगा कि देखो इस ऐसे सिचुएशन में आपको ऐसा करना है। आपको सोचना पड़ेगा और आपको हल मिलेगा, सोल्यूशन मिलेगा। वो क्या हुआ कि अंग्रेजों ने इस भारत को लुटते लुटते ये 300-350 सालों में उनको चाहिए थे सिर्फ मैनेजर्स, सिर्फ क्लर्क्स, और वो आदत लगा दी हमको कि हमें कोई भी काम करने के लिए चाहिए एसओपीज, कोई भी काम करने के लिए चाहिए वो गाइडेंस, जॉब डिस्क्रिप्शन, बस वो देख के फिर हम अपना काम करते। कोई जरूरत नहीं। थोड़ा सा भी हम दूसरा सोचे कि मैं अपने गांव में इस जगह मैं अपनी फैक्ट्री लगा रहा हूँ, इस गांव में मेरी खेती हो रही है और इतना डिस्टेंस है, तो ये प्रॉब्लम है, ये सिचुएशन है, ये हल है। एकदम सिंपल सोल्यूशन आपको वहां से मिलेंगे। आप सिर्फ ओपनली सोचिए। और देखो,
ये कारण ये भी है कि कोई सॉल्यूशन आपको नहीं मिलेगा क्योंकि किसी कंपनी ने इस तरह से डेडिकेटेडली किसानों के लिए काम ही नहीं किया। और हमारा ऐसा है कि हम डे वन से इनके ऊपर ही काम कर रहे हैं। कोई भी चीज हो, पूरी दुनिया वेस्ट के ऊपर काम करे तो हमने सिर्फ और सिर्फ किसानों को लेके आप उगाओ हम लोग लेंगे उससे काम किया। हर चीज वो ग्राम पंचायत के एमवीपी प्रोजेक्ट से लेके हर चीज एमपीओबीपी इसीलिए है ताकि हमारे किसानों का सबसे ज्यादा फायदा हो। इसीलिए आप जब ये काम करोगे ना, ये कामों में कई सारे चैलेंजेस आपको आएंगे, बस आप फोकस होके काम करना तो सॉल्यूशन भी बहुत आसानी से आपको निकल आएंगे। और एक चीज हमेशा याद रखो कि ये सभी लोग, ये सभी किसान, ये सभी हमारे खेडूत, ये सभी लोग आज जो हमारे गांव में है, एक तहसील में बैठे हुए हैं, ये सभी हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। वो लोग ऑफ कोर्स जो हमारे सदस्य है, लेकिन वो सभी लोग जो शायद आज हमारे एमपीओ के सदस्य भी नहीं है, वो सभी अपने ऊपर डिपेंडेंट है। क्योंकि इन सभी को लगता है कि कोई तो हमारे बारे में सोचे, कोई तो हमारी प्रॉब्लम मुश्किलों को समझे, उसके ऊपर सोल्यूशन लेके आए, कोई तो हमें वो सपोर्ट करे कि जिसकी वजह से हम अपनी एक बेहतर जिंदगी कर पाए। हर दिन जो प्रॉब्लम हम लोग फेस कर रहे हैं उस प्रॉब्लम को कोई तो सॉल्व करे। और बस ऐसा ही काम जब हम लोग कर रहे हैं, ये सभी लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है। और इसीलिए मैं आपको सूचना करता हूं, विनती करता हूं, कोई भी आप एक्सक्यूज मत दो। फैक्ट्री चालू हुई तो ऐसा समझे कि आपकी पूरी रोजी रोटी सब कुछ अभी उस फैक्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है। एक भी रुपया आपने बाहर से अंदर से कुछ भी लेना नहीं। जो भी खाना है, जो भी खर्चा करना है, सब कुछ उस फैक्ट्री से कमाना है और खाना है। ऐसा समझना कि अभी बस जो कुछ मिलना है बस फैक्ट्री से मिलना है। क्योंकि आप जब इसको कमाओगे, जब इस फैक्ट्री से पैसा कमाओगे, अपने आप उसका मतलब है कि वो अपने आप वो किसानों को बहुत ज्यादा इनकम दे रही है। इसका मतलब वो है कि हमारे गांव में जो भी एंटरप्रेन्योर काम कर रहे हैं उनको इनकम दे रही है। आप सभी का जो कुटुंब यानी फैमिली मेन पर्सन हो, कुटुंब प्रमुख हो तहसील के, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि डे वन से कैसे फैक्ट्री चले और कैसे मैं आमदनी इनकम पूरे सबके लिए, हमारे सभी टीम के लिए बनाऊं। और इसीलिए रॉ मटेरियल के लिए भी एक्शन प्लान बनाइए। क्योंकि आज जो रॉ मटेरियल हम लोग तैयार कर रहे हैं नेपियर ग्रास द्वारा, तो हम सबको पता है कि नेपियर से जो खेती होने वाली है उसकी जो फसल आएगी वो 4 महीने के बाद आएगी। हमको पता है कि उसको आने के लिए अभी वक्त लगता है। तो इस 4 महीने में मैं कौन सा रॉ मटेरियल इस्तेमाल करूं? कौन सा रॉ मटेरियल जो मुझे आज मिलेगा? कौन सा रॉ मटेरियल है जो मेरे तहसील में उपलब्ध होगा? कौन सा रॉ मटेरियल जो मेरे तहसील के बाजू में होगा? बाजू के तहसील में हो सकता है कि मेरे बाजू के जिले में वो हो सकता है। तो अगर कोई भी ऐसा रॉ मटेरियल, इनफैक्ट अभी तो इतनी बारिश हुई है, हमारे किसानों का इतना भारी नुकसान हुआ है, देखिए कि किस तरीके से वो जो किसान है उनका जो पड़ा हुआ जो आज बायोमास है, जो कुछ क्या उसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, उनको 2 पैसे दिला सकते हैं। और ये सब देने के बाद कौन सी रेट में वो हमारे फैक्ट्री में आएगा, क्या रेट हम उनको देंगे, ये सब आप उसका एक्शन प्लान आज ही बनाइए। और दोस्तों एक इकोनॉमिक फिजिबिलिटी कंपलसरी है ऑफ कोर्स, अगर हमें कंटिन्यूसली अच्छी तरह से करना है। यानी हमने अगर वो पैसा सब कुछ रॉ मटेरियल लाया, हमने अपने उत्पादन तैयार किए, प्रोडक्ट तैयार किए, तो हमें वो प्रोडक्ट सेल करके पैसे बचने चाहिए, तभी जाके सब चीजें आगे चलेगी। ये फिजिबिलिटी कंपलसरी है। और ये जरूरी नहीं कि पहले दिन हमको बहुत ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, कोई जरूरत नहीं। सबसे ज्यादा पैसे किसानों को मिलने चाहिए, एमबीपी को मिलने चाहिए, सबको मिलने चाहिए। जो ओनर है, जो मेन प्रमोटर है, हमारे पास एकदम कम पैसे मिले तो भी चलेगा, कम पैसे रहे तो भी चलेगा, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा काम आगे करना है और वैसे ज्यादा जरूरत भी नहीं हमारी पैसों की। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, सबकी जिम्मेदारी ली है। और इस जिम्मेदारी वो सिर्फ 15,000 लोगों की नहीं जो हर तहसील में है। बहुत सारे लोग हैं कि जो राह देख रहे हैं, जिनको लगता है कि हम लोग जो बोल रहे हो जल्द से जल्द हो ताकि सभी लोग उसमें शामिल हो, सबकी जरूरत आ जाए। और हमने सभी ने हमारे तहसील में एक लक्ष्य रखा। हम सभी ने हमारे हर तहसील में ऐसा लक्ष्य रखा कि हम अपने तहसील में कम से कम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू तैयार करेंगे, 3,000 करोड़ का माल तैयार करेंगे और उसको बेचेंगे। और फिर उसे 8 गुना 10 9 गुना इतना जीडीपी का निर्माण होने वाला है। और दोस्तों मुझे बहुत गर्व होता है, मैं बहुत गर्व महसूस करता हूं, मैं बहुत खुश हूं। मुझे आप सभी को बहुत सारा आपका अभिनंदन करना कि आप सभी ने इस लक्ष्य को अभी पूरी दुनिया के सामने रखा है।
हर तहसील की कंपनी ने पूरी दुनिया को अभी समाज के सामने रखा है कि मैं अपने तहसील में 3,000 करोड़ का रेवेन्यू बनाऊंगा, इतनी इकोनॉमी का निर्माण करूंगा। और मैं आप सबको बधाई देता हूं कि इन्हें अपने ओपनली सबकी दुनिया के सामने इसको सब कुछ रखा है, क्योंकि मुझे पता है कि आप करने वाले हो। जिस तरह से डेडिकेटेड होके, जिस तरह से सिंसियर हार्डवर्क आप सब लोग कर रहे हैं, हम करेंगे, हर तहसील में करेंगे। किसी भी राज्य में किसी भी छोटा तहसील, छोटे से छोटा भी तहसील हो, वहां भी ये करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि भारत बना ही ऐसे है। भारत को कुदरत ने, प्रकृति ने अपने हाथों से बनाया है। हर छोटे छोटे तहसील में हमारे पास इतने सारे रिसोर्सेस है कि हम कम से कम 3,000 करोड़ का रेवेन्यू या माल तैयार करेंगे और उसको पूरी दुनिया में बेच सकते हैं, और उससे कई ज्यादा हमारे तहसीलों में हो सकता है। और दोस्तों, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है ये पहला प्रोजेक्ट, ये पहला एमकोल का प्रोजेक्ट, जिसमें ज्यादा से ज्यादा पढ़ाई करो, ज्यादा से ज्यादा काम करो, बहुत सारे मार्क्स लाओ। जो जिस मार्क्स का, जिस पढ़ाई का, जिस काम का उपयोग आपको जिंदगी के लिए हमेशा के लिए होने वाला। और मार्क्स का मतलब क्या है? तो इनकम, बहुत ज्यादा इनकम तैयार करो, मैक्सिमम रेवेन्यू तैयार करो, मैक्सिमम प्रॉफिट तैयार करो, और सबके लिए पैसा कमाओ। किसानों के लिए कमाओ, अपने लोगों के लिए कमाओ, गांव के लिए कमाओ, और अपने खुद के लिए कमाओ। और जहां तक इस टेम्परेचर की बात है ना, कि मैंने बताया कि जैसे 7 डिग्री 8 डिग्री टेम्परेचर बढ़ रहा है, कि जिसकी वजह से अब ये तूफान आ रहे हैं। ये प्रकृति में एक ऐसी व्यवस्था है कि इस जगह का टेम्परेचर 10 डिग्री से भी कम कर सकते हैं। ऐसी जगह जहां अच्छे अच्छे पेड़ है, बड़े पेड़ है, पेड़ों की कैनोपी है, ऐसे जगह का जो टेम्परेचर है ना, वो बाजू के टेम्परेचर से, बाजू के इलाके से जो तापमान होता है ना, उससे 10 डिग्री सेल्सियस कम होता है। और ये ओपन है, आप पढ़ाई कीजिए, आप देखिए, ये आपको मिलेगा। और मिलकर जब हम इतने सारे किसान, इतने सारे लोग बने हैं, हर तहसील में ऐसा टेम्परेचर, ऐसी चीज हम लोग बनाएंगे। इनफैक्ट मैं तो आपको कहता हूं कि हमारी इस प्रकृति में सभी प्रॉब्लम से सॉल्यूशंस। आपको ईंधन चाहिए, ऊर्जा चाहिए, आपको जो कुछ लगता है, हमने अभी अभी जन्म लिया है। मनुष्य सिर्फ 2 सेकंड के लिए, अगर ये पृथ्वी अगर 24 घंटे से है, तो हम मनुष्य 2 सेकंड से इस पृथ्वी के ऊपर है। हमारी जो भी जरूरत हो सकती है, 700 करोड़ ने 1,000 करोड़ भी लोग हो जाए ना, तभी उसकी जरूरत पूरी कर सकती है हमारी माँ, हमारी प्रकृति। हमें सिर्फ राइट डायरेक्शन में करना होगा। ये प्रकृति के जो नियम है उसको समझना होगा और उसके ऊपर काम करना होगा, और वो हम करेंगे। और दोस्तों, हम जिम्मेदारी लेंगे किसानों की। ये जो किसान अभी जिस संकट से गुजर रहा है, उसकी जिम्मेदारी हम लेंगे। हम इस सिचुएशन को बदलेंगे। और आने वाले दिनों में ये जो किसान है, जो आज इनकम के लिए इतनी कोशिश कर रहा है, इतनी मुश्किलों से जा रहा है, उस किसानों को इतना इनकम दिला के रहेंगे ना, कि आने वाले दिनों में कौन सा क्षेत्र है कि जिससे ज्यादा पैसा Yeah.